नमस्कार सभी लोगों को। मैं अनुराग राय, लेक्चरर इंग्लिश लैंग्वेज। अभी हाल ही में 4 मार्च 2023 को एमपी बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम हुआ था। उस पेपर में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो करेक्ट ऑप्शन चूज करने का था। ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, ग्रामर का। ब्लैंक में फिल करना था 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इसमें 4 में से 2 ऑप्शंस ऐसे थे जो उसके संभावित आंसर्स हो सकते हैं। यानी कि 4 में से वैसे तो एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी के इनकरेक्ट होने चाहिए, लेकिन 2 आंसर्स ऐसे हैं जिनको भरा जा सकता है, ऐसी संभावना बनती है। तो ये क्वेश्चन एक कंफ्यूजिंग है। और एक क्वेश्चन पार्ट डी में जहां पर विस्टास की बुक से एक एक्सट्रैक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला, एक इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो वो ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, इन दोनों में क्या कंफ्यूजन या क्या मिस्टेक्स है, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर अभी दिखाने वाला हूं। स्क्रीन पर अभी आपको वो क्वेश्चंस नजर आएंगे जिन्हें मैं इंग्लिश में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, और साथ ही ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है या क्या मिस्टेक है। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य, मेरा मोटिव ये है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि एमपी बोर्ड की 2023 की जो एनुअल एग्जाम है उसमें क्लास 12th की परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में 2 क्वेश्चंस में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बात मैं एमपी बोर्ड के संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो बहुत मेहनती स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत लेबोरियस हैं, स्टूडियस हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों के लिए एक एक नंबर जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो वो 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनमें से एक मैंने बताया कि कंफ्यूजिंग है और एक में मिस्टेक नजर आ रही है। तो इस वजह से जो अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 2 मार्क्स किसी कंफ्यूजन या गड़बड़ी की वजह से ना कट जाएं और उनका नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो एमपी बोर्ड वाले भी देखेंगे और क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, पेपर में जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके संज्ञान में आ जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो दोनों क्वेश्चंस, और उनके अंदर क्या कंफ्यूजन या क्या मिस्टेक है। तो क्वेश्चन उनको थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं और उनके संभावित क्या आंसर्स हो सकते हैं वो बताने वाला हूं, जिससे एमपी बोर्ड वाले भी उसे देखें तो वो इस बात को अपने संज्ञान में लें और जो भी उचित कार्यवाही हो, वो जो भी स्टेप उनको लगता हो वो उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, ये रहे। तो देखिए एक क्वेश्चन ग्रामर से है, सेक्शन सी में से, और यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो था इस पेपर में वो फिल इन द ब्लैंक्स का था। तो उसमें लिखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 4 जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके ब्लैंक में भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स का ये पहला वाला, फर्स्ट वाला है। अब अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। द टेम्पल इज, फिर ब्लैंक है, द मिडिल ऑफ द रिवर। अगर हम इसकी हिंदी करें ऑप्शन में भरने के बाद भी कुछ, तो ऐसा बनता है कि वो मंदिर जो है वो नदी के बीच में है, मंदिर नदी के बीच में है। तो अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है
इसमें है प्रेपोजिशन ऑन। ऑप्शन बी इसमें है इन। ऑप्शन सी इसमें है प्रेपोजिशन इनटू। और ऑप्शन डी इसमें है प्रेपोजिशन एट। ऑन, इन, इनटू, एट। इसमें से ए वाला ऑन और सी वाला इनटू ये तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, लेकिन जो बी वाला है इन और डी वाला है एट, ये सेंटेंस ऐसा है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। सेंटेंस की हिंदी फिर बता दूं, द टेम्पल इज ब्लैंक द मिडिल ऑफ द रिवर, मतलब मंदिर नदी के मध्य में, बीच में है। तो अब वो मंदिर जो है वो नदी के बीच में कई अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पहली संभावना तो ये बनती है कि मंदिर जो है वो नदी में कहीं बीच में, नदी में बीच में कुछ जगह पानी नहीं होता, लैंड एरिया आ जाता है, आइलैंड टाइप का। तो नदी में बीच में कहीं पर लैंड एरिया हो, आइलैंड टाइप का हो, उसके ऊपर मंदिर, उस आइलैंड पर मंदिर बना हुआ हो, उस जमीन पर। एक तो ये स्थिति हो सकती है। या फिर नदी के बीच में अगर आइलैंड ना भी हो, नदी के पानी के बीच में कहीं जमीन ना भी हो और मंदिर ठीक उस प्रकार से बना हो जैसे कि आप लोगों ने देखा हो नदी के ऊपर जो ब्रिज बने रहते हैं, तो ब्रिज का जो पिलर होता है वो नदी के पानी में से होता हुआ, नदी का जो तल होता है जिसको हम इंग्लिश में रिवर बेड बोलते हैं, नदी तल, नदी तल के अंदर तक धंसा हुआ होता है, गड़ा हुआ होता है, सीमेंटेड होता है, उसमें इरेक्ट होता है ब्रिज का जो पिलर होता है। तो या तो मंदिर इस तरीके से नदी के पानी में है कि मंदिर बनाने के वक्त उसकी जो फाउंडेशन है, नींव है, वो नदी के पानी में ही, जो नदी तल है, रिवर बेड की ज़मीन के अंदर खुदाई करके उसकी नींव भरी गई हो और उसे ऊपर तक उठाया गया हो, उसके ऊपर मंदिर बनाया गया हो। बिल्कुल ठीक उस तरह से जैसे कि नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है और ब्रिज का जो पिलर होता है वो नदी के पानी के अंदर ही होता है। तो अगर मंदिर इस तरीके से नदी के अंदर है, नदी के बीच इस तरीके से है, तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, इन, भरा जाएगा। और दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि नदी जो है, नदी के ऊपर से कोई ब्रिज हो और उस ब्रिज के ऊपर, नदी के ऊपर कोई ब्रिज हो, उसके ऊपर, उस ब्रिज के ऊपर मंदिर बनाओ। तो लेकिन उस कंडीशन में जो है प्रेपोजिशन अबव का प्रयोग होगा। लेकिन अबव जो है वो यहाँ पे चार ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ऑन, इन, इनटू, एट, इन चारों में से अबव है नहीं। तो चलिए हम इस सिचुएशन को हटा देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, नदी के ऊपर कोई ब्रिज नहीं होगा, उस ब्रिज के ऊपर मंदिर नहीं होगा। लेकिन एक और सिचुएशन भी हो सकती है जो इसकी दोबारा से हिंदी बताऊं मैं आपको एक और बार, कि मंदिर नदी के बीच स्थित है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि अगर कोई रिवर है, मान के चलिए कोई नदी जहाँ से शुरू होती है अपने ओरिजिन से लेके, और जहाँ पर जाकर वो किसी दूसरी बड़ी नदी में या समुद्र में मिलती है, तो जहाँ से नदी का जो एक छोर है, नदी के जो दोनों छोर हैं, अगर मान के चलिए कोई नदी 200 किलोमीटर लंबी है, एक मोटे तौर पर कहें कि अगर कोई नदी 200 किलोमीटर लंबी है और मंदिर जो है उस नदी की आधी लंबाई तक, लगभग 100 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 100 किलोमीटर आने पर, अब ये नदी की लंबाई का बीच का पोर्शन हो गया। ऐसे पोर्शन में अगर मान के चलिए ऐसी जगह पे मंदिर बना हुआ हो और नदी के किनारे पर, नदी तट पर बनाओ, रिवर बैंक पर बनाओ, नदी के पास ही, नदी के किनारे पर, नदी तट पर मंदिर बनाओ, लेकिन वो नदी की जो कुल लंबाई है उसके बीच आधी लंबाई तक आकर बनाओ। ऐसा भी हो सकता है इस सेंटेंस से, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ऐसा भी हो सकता है, मंदिर नदी के बीच स्थित है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नदी की आधी लंबाई गुजर जाने के बाद वो मंदिर
नदी तट के किनारे कहीं बसा हो। और अगर इस तरह से मंदिर है तो फिर इसमें ऑप्शन जो है डी वाला एट, ये भरा जाएगा आंसर। लेकिन जो पहले मैंने बताया था वो संभावना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है कि मंदिर नदी के बीच स्थित है, यानी कुछ कुछ ऐसा ही, बिल्कुल ठीक वही कि जैसे कि ब्रिज का जो पिलर होता है वो नदी के पानी के अंदर ही गड़ा होता है। तो मंदिर, ये संभावना मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है कि मंदिर नदी के पानी के अंदर ही बना है। नदी तल जो है, रिवर बेड, उसके अंदर उसकी फाउंडेशन है और रिवर से ऊपर बाहर को निकला हुआ है मंदिर, ये संभावना भी है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इन आता है। तो ये इसमें पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, तो बी और डी में यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसमें इन भी भरा जा सकता है और एट भी भरा जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर इन किया है और एमपी बोर्ड यदि उसके आंसर को एट मानता है तो वो इन वालों का ऑप्शन बी जिन्होंने चूज किया है उनका गलत कर दिया जाएगा। और यदि एमपी बोर्ड ऑप्शन नंबर बी प्रेपोजिशन इन को मानता है और जिन स्टूडेंट्स ने एट भरा है तो उनका भी गलत कर दिया जाएगा। तो ऐसे में किसी अच्छे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेक्शन डी, क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक का है। उसमें फ्लेमिंगो बुक से दो एक्सट्रैक्ट आते हैं। एक एक्सट्रैक्ट प्रोज सेक्शन में से रहता है, एक पोइट्री में से रहता है, और एक और एक्सट्रैक्ट रहता है तीसरा, वो विस्टास की जो बुक होती है उसमें से। तो ये विस्टास की बुक का ही एक्सट्रैक्ट है। सेक्शन डी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है दो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, ए और बी, दो अलग अलग पार्ट में। तो ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। प्रोज सेक्शन में से एक्सट्रैक्ट है। तो ये मैं आपको बता दूं, जो विस्टास का जो एक चैप्टर है दी एनिमी, डॉक्टर सेडाओ वाला, उसका एक्सट्रैक्ट था ये। अब पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, जिस क्वेश्चन में मिस्टेक है वो क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और ऊपर ले चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सट्रैक्ट का, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा और स्क्रीन पर पढ़िएगा भी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन। तो इसकी हिंदी क्या बनती है कि दिए गए एक्सट्रैक्ट में से उस वर्ड को, उस शब्द को ढूंढिए जो कि ये इन्वर्टेड कॉमास में जो वर्ड लिखा है फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन वर्ड का अपोजिट मीनिंग हो। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा से बता देता हूं। फ्रैक्शन वर्ड जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमास में, फ्रैक्शन वर्ड का अपोजिट मीनिंग, यानी हिंदी में हम उसको कहते हैं विलोम शब्द, इंग्लिश में हम उसे एंटोनिम भी कहते हैं, वो हमें देना है। ये 4 ऑप्शंस ए बी सी डी इनमें से। लेकिन शुरू के शब्दों पे गौर कीजिएगा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनका शब्द जो है एक्सट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की हिंदी तो यही हो रही है ना कि फ्रैक्शन वर्ड का जो अपोजिट है, विलोम शब्द है, विपरीत अर्थ है, ऐसा अर्थ रखने वाला जो शब्द है उसको एक्सट्रैक्ट में से ढूंढिए। तो अब इसके 4 ऑप्शंस में आपको पढ़ के बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए आर्मी, बी यूनिट, सी ट्रूप और डी ग्रुप। तो ए, ऑप्शन नंबर ए आर्मी का मतलब होता है सेना। ये वर्ड एक्सट्रैक्ट के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यूनिट, ये वर्ड भी, यूनिट का मतलब होता है इकाई, तो ये वर्ड भी एक्सट्रैक्ट के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है सेना या सैन्य दल या सेना की टुकड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रूप जो है ये वर्ड एक्सट्रैक्ट के अंदर है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी ग्रुप।
इसका मतलब है समूह, तो ये वर्ड भी एक्सट्रैक्ट के अंदर नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ट्रूप, ये वर्ड एक्सट्रैक्ट के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये फ्रैक्शन का उल्टा, फ्रैक्शन का अपोजिट मीनिंग नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश या भाग या खंड। तो अब आर्मी का मतलब है सेना, ट्रूप का मतलब ही सेना या सेना का दल या सेना की टुकड़ी, ग्रुप का मतलब है समूह। अब फ्रैक्शन का जो अपोजिट होता है वो होता है यूनिट, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यूनिट। ये फ्रैक्शन का एंटोनिम होता है, इसका अपोजिट मीनिंग होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है व्यूअर्स के, फ्रैक्शन का ये जो अपोजिट होता है यूनिट, ये वर्ड एक्सट्रैक्ट के अंदर है ही नहीं। आप चाहें तो एमपी बोर्ड का अभी इसी 2023 की परीक्षा का क्लास 12th का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर लेकर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी में जाकर उस एक्सट्रैक्ट की आप पूरी थॉरो रीडिंग कर सकते हैं। तो आपको उस एक्सट्रैक्ट में मैंने 2-3 बार थॉरो रीडिंग करी है, ये 3 वर्ड्स आर्मी, यूनिट और ग्रुप एक्सट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रैक्ट के अंदर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ट्रूप है, जो कि फ्रैक्शन का अपोजिट नहीं होता है। तो फ्रैक्शन का अपोजिट है यूनिट, जबकि ये एक्सट्रैक्ट के अंदर नहीं दिया है। तो ये आंसर कई सारे स्टूडेंट्स का गलत हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऑप्शन नंबर बी यूनिट को टिक करके आए, क्योंकि उनको लगता था कि फ्रैक्शन का अपोजिट यूनिट होता है, यूनिट को टिक करके आए। लेकिन एमपी बोर्ड इस ग्राउंड पर उसको कट कर सकती है कि ये वर्ड तो एक्सट्रैक्ट के अंदर है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन भी मुझे इसमें काफ़ी मिस्टेक नज़र आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पेपर को दोबारा से देखे और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिव्यू करें, उनको अपने संज्ञान में ले, और जो कोई भी कंफ्यूजन या मिस्टेक है उसे दूर करने के लिए जो भी उचित कार्रवाई की जा सकती है वो करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।